नमस्कार दोस्तों, आरएम गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैंने आपको पिछले क्लास में फिजिक्स के कुछ नियम बताए थे, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए और पूरा वीडियो देखिए। उसमें कुछ क्वेश्चन भी बताए गए थे, आपने कोई कमेंट नहीं किया, नीचे क्वेश्चन कई सारे पूछे गए थे आपसे, लेकिन इससे हमको लगता है कि आप देख नहीं रहे। आप अगर देखेंगे नहीं तो ये आपका नुकसान है। मुझे लगता है पढ़ने वाले बच्चे ही देखते हैं। बीपीएससी की डेट आ चुकी है, अक्टूबर में होने वाला एग्ज़ाम बीपीएसआई, 12 दिसंबर को होने वाला एग्ज़ाम बीपीएसआई का भी एग्ज़ाम आने वाला है, यूपीएससी का भी एग्ज़ाम आ चुका है। ठीक है, 24 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है यूपीएससी का। तो आप अगर यूपीपीसीएस का, आप अगर ऐसे नहीं पढ़ेंगे, अगर आप इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, जहाँ हम लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं आपको, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे, ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचाएंगे, तो हमारा मेहनत करना व्यर्थ नहीं है, क्योंकि हम लोग तो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। लेकिन आप अगर सीरियसली नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ 900+ सब्सक्राइबर हो चुके हैं अब तक, जो कि वीडियो नहीं देखते हैं। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 900+ सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी हम लोग की वीडियो नहीं देखी जा रही है। अब ऐसा क्या दिक्कत है, आप कमेंट करके हमको बताइए कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या चाहिए आपको। हम लोग तो सारा एकदम सीक्वेंस वाइज चल रहा है। खैर, चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आपको देखना नहीं देखना ये आपका भविष्य तय करेगा, लेकिन मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि पूरा वीडियो देखा करिए और अच्छे से पढ़िए। आगे देखते हैं फिजिक्स में। मैंने कल आपको एक डायग्राम बनाया था, ये कार है। अगर ये खड़ी हुई है तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, कोई खड़ी स्थिर व्यक्ति भी है तो उसमें भी फोर्स लगता है, लेकिन वो बैलेंस फोर्स होता है। इस तरह का बैलेंस फोर्स होता है कि वो खड़ी रहती है एक जगह पे। कौन कौन सा फोर्स लगता है इसमें, ये देख लीजिए, इसी से देख लीजिए एग्जाम्पल। इसके नीचे जो फोर्स लगेगा वो इसके वेट का फोर्स लगेगा एक तो, यानी कि वेट का फोर्स, फोर्स ऑफ वेट। इसी के उल्टा विपरीत में ये जो धरती है, ये इस पे एक फोर्स लगाएगी, उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन फोर्स। ठीक है, अगर मान लीजिए गाड़ी चल पड़ेगी तो कहाँ से चलेगी, ये पीछे वाला पहिया चलता है तो यहाँ से एक्सेलरेशन फोर्स लगता है, फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन। यानी कि अगर हम एक्सेलरेटर दबाते हैं तो उसके वजह से यहाँ जैसे ये लगेगा, यहाँ से एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? अब देखिए, अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ को आप, ये बोर्ड है, इसको आप जब ढकेलेंगे तो इसके तरफ से एक फोर्स आपको एक महसूस होगा। अगर किताब रखा है आपके आसपास तो किताब को उंगली से ढकेल के देखिएगा तो एक फोर्स आपको किताब लगाता हुआ दिखेगा। वो हर एक बॉडी एक फोर्स लगाता है, उसी फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण का फोर्स। ठीक है, घर्षण, हिंदी में फ्रिक्शन को घर्षण कहते हैं, घर्षण का फोर्स। ठीक है, आप अगर देखे होंगे एग्जाम्पल की बुक रखा है, 2 बुक, और उसके एक एक पेज को अगर दोनों बुक को ऐसे ऐसे रखते चले जाएं, मान लीजिए एक पेज ये खोले और दूसरा पेज इसी में रखे, फिर एक पेज और खोले, दूसरा पेज रखे, उसके बाद इस दोनों किताबों को अगर खींचेंगे तो एक घर्षण का फोर्स लगेगा, दोनों फोर्स निकलेगा नहीं आसानी से, तो वो होता है घर्षण का फोर्स। तो ये 4 तरीके के फोर्स होते हैं। ये कांटेक्ट फोर्स होते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ वेट, रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स, और ये। अब ये होता क्या है, ठीक है, अब देखते हैं, थोड़ा थोड़ा नियम जानते हैं। न्यूटन के गति के लॉ है, लॉ ऑफ मोशन। 3 लॉ दिए हुए थे न्यूटन ने, 3 लॉ दिए हैं, टोटल 3 लॉ दिए हैं। पहला लॉ क्या बोलता है, इसी से समझेंगे, इसी डायग्राम से सारा समझेंगे। सबसे पहला नियम क्या बताया है कि कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है या ऑब्जेक्ट है, वो अगर स्थिर रहना चाहे तो स्थिर रहेगा, और अगर गति में रहेगा तो गति में रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहना पड़ेगा, मोशन में रहना पसंद करेगा। क्या मतलब है इसका, देखिए, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए ये एक कार है, अगर ये खड़ा है तो हमेशा खड़ा ही रहेगा।
अगर ये खड़ा है तो खड़ा ही रहेगा। कैसे? ये दोनों फोर्स तो लग जाए, बंद हो जाएंगे, एक वेट लगेगा, ऊपर रिएक्शन फोर्स रहेगा, तो ये खड़ा है तो खड़ा रहेगा। ठीक है, ये खड़ा है तो खड़ा रहेगा। अब दूसरा क्या है? गति। अगर यहाँ से एक्सीलरेशन दे दिए और ये फ्रिक्शन फोर्स अगर हम लगाना बंद कर दिए, मान लीजिए ऐसा अगर हम कोई सिस्टम बना ले जहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगे ही ना और ग्रेविटेशनल फोर्स रहे ना, तो ये बॉल रहेगी, इसके अगर हम यहाँ से ढकेलेंगे, एक्सीलरेशन लगाएंगे, तो ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा अनंत दूरी तक। ठीक है, ये उन्होंने बताया था, न्यूटन ने, गैलीलियो ने बताया था कि अगर कोई बॉडी है, अगर वो चल रहा है तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। लेकिन न्यूटन ने क्या बताया? नहीं, अगर ऐसा कोई बॉडी है जहाँ पे नो ग्रेविटेशन है या कोई भी अलग से कोई अदर फोर्स नहीं लग रहा है, तभी ऐसा होगा। यानी कि कौन सा फोर्स नहीं लग रहा है? उन्होंने क्या बताया कि फ्रिक्शन फोर्स ना हो और ग्रेविटेशन फोर्स ना हो, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं हो, फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो हो और ग्रेविटेशन फोर्स जी ये भी जीरो हो, तो ही ये ऐसा काम होगा कि कोई भी बॉडी अगर चल रहा है तो चलता ही रहेगा, वो अनंत दूरी तक तय करता ही रहेगा और कभी रुकेगा नहीं। ऐसा रुकता क्यों है? क्योंकि ये जैसे बॉल है, इसमें आपने फोर्स लगाया, एक्सीलरेशन फोर्स, इसमें ढकेल दिया, ये थोड़ी दूर ड्रैग किया, इधर पे एक फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ एक नीचे लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स, तो ये दोनों फोर्स का बैलेंस फोर्स, तो इसका बैलेंस फोर्स तो है, इसका बैलेंस फोर्स क्या है? रिएक्शन फोर्स यहाँ पे लग रहा है। लेकिन ये जब जा रहा है आगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये फ्रिक्शन फोर्स बड़ा हो जाएगा। अभी क्या है? एक्सेलरेशन फोर्स बड़ा है और फ्रिक्शन फोर्स छोटा है, इसलिए ये चल रहा है बॉल। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आएगा तो ये फ्रिक्शन फोर्स लगने लगेगा, ये एक्सेलरेशन फोर्स कम हो जाएगा थोड़ी दूर पर जाने के बाद, तो यहाँ पे बॉल रुक जाएगी, यहाँ तक आते आते रुक जाएगी, इसीलिए बॉल रुक जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए आगे एक चीज़ और समझिए, अगर ढलान का सरफेस होता है, ढलान होता है, यहाँ पे अगर बॉल आई तो ये अपने आप चलती कैसे है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फोर्स ऑफ एक्सीलरेशन लग रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो कि छोटा है ऊपर की तरफ, लेकिन ये फ्रिक्शन फोर्स छोटा है तो इसलिए यहाँ से चलता रहेगा। और ये देखा गया है कि अनंत दूरी पे तय करेगा। ठीक है, अब ये ढलान है, इधर पे फोर्स लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, और ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? पहले नियम से, कि सबसे पहले आप बताइए कि इसके वजह से, न्यूटन के पहले लॉ की वजह से, फर्स्ट लॉ की वजह से आपको क्या क्या मिला? दो चीज़ मिला, एक तो इनर्शिया का डेफिनेशन मिला, दूसरा आपको फोर्स का डेफिनेशन मिला। तो क्या होता है इनर्शिया और क्या होता है फोर्स? तो इनर्शिया क्या कहता है? इनर्शिया दो तरीके का होता है, एक तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगा, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है? अगर कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा। दूसरा डेफिनेशन क्या दिया? फोर्स का डेफिनेशन। फोर्स क्या होता है? फोर्स कुछ नहीं होता है, फोर्स ये होता है कि अगर कोई भी बॉडी पे फोर्स लगाया जाए, कोई भी बॉडी पे फोर्स लगाया जाए, अगर वो बॉडी मूव कर रही है, अगर वो रुक गई है तो भी फोर्स लगाया गया है, अगर कोई बॉडी चल रही थी, अगर रुक गई है तो वो फोर्स लगाया गया, अगर कोई बॉडी रुकी हुई है और चलने लगी तो उसमें भी फोर्स लगा है। फोर्स क्या है? फोर्स केवल वही एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है जो कि अगर किसी बॉडी पे लगता है तो बॉडी मूव करने लगता है, या अगर कोई मूविंग बॉडी है तो वो रुक जाती है फोर्स लगाने की वजह से। यही चीज़ बताया गया है दो। ठीक है, अब इस पर एग्जाम्पल पूछेगा आपसे, जैसे कि आप मान लीजिए ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन में अगर गाड़ी स्टार्ट होती है तो हमारा बॉडी कहाँ जाता है? पीछे की तरफ। तो ये क्यों होता है? ये किसका उदाहरण है? इसका उदाहरण है कि इसका उदाहरण है? तो ये है रेस्ट का उदाहरण।
बॉडी अगर चलती है, आपका बॉडी स्थिर है और गाड़ी चली आगे की तरफ, आप पीछे की तरफ, यानी कि आपका जो नीचे वाला पार्ट है वो रेस्ट में रहना था, उसको रेस्ट में रहना पसंद था, लेकिन गाड़ी चलने की वजह से आप पीछे की तरफ चले गए, तो ये आपकी अपर बॉडी केवल गई और नीचे वाली बॉडी नहीं ली। तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट का है। अगर स्टेट ऑफ मोशन की बात करें, अगर ट्रेन चल रही है और अगर कोई कंपार्टमेंट में आदमी खड़ा हुआ है, तो जैसे ही वो जंप लगाता है बाहर कूदने के लिए, तो वो गिर जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मूवमेंट में है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो तो स्थिर खड़ा हुआ था, गाड़ी ना चल रही थी, वो थोड़ी ना चल रहा था, वो तो खड़ा हुआ था, तो वैसे ही खड़े होकर गिरना चाहिए था, नहीं होता है, वो गिर जाता है। जैसे चलती हुई ट्रेन से कोई कूद जाता है तो गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है? अगर बॉडी चल रही है और आप अगर खड़े भी हो तो आपका भी बॉडी मूवमेंट में रहेगा। ठीक है, तो मूवमेंट में रहता है तो इसलिए स्थिर नहीं हो पाता है, गिर जाता है आदमी। ठीक है, ये हो गया पहला नियम। ठीक है, इसमें कई सारे उदाहरण हैं। जैसे कि आपका एक उदाहरण है कि अगर मान लीजिए कोई कांच का गिलास है, वो ज़मीन में गिरेगा तो टूट जाएगा, लेकिन यही अगर कोई गीले मिट्टी सरफेस में गिरेगा तो गिर के नहीं टूटेगा। ठीक है, तो ये पहला नियम था। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि अगर यदि कोई भी फोर्स लगेगा किसी भी बॉडी में, तो किसी भी मास, उसके मास में एक्सेलरेशन पैदा कर सकता है, यानी कि उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा कर सकता है। फोर्स क्या करता है? किसी भी मास में एक्सेलरेशन पैदा कर सकता है, यानी कि ma के बराबर होगा। F इक्वल टू ma। ma का मतलब ये होता है मास और ये होता है एक्सेलरेशन। अब होता क्या है कि मान लीजिए कोई बॉडी है, अगर हमने उसमें फोर्स लगाया तो वो बॉडी मूव करेगी यानी कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। वेलोसिटी में चेंज का ही कहते हैं एक्सेलरेशन। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, यहाँ पे है, हमने यहाँ पे मुक्का मार दिया इसको, ये मुक्का मारा, ये यहाँ से चल के यहाँ आ गई, तो ये यहाँ से यहाँ तक विस्थापन हुआ, इसका विस्थापन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि वेलोसिटी में चेंज आया। यहाँ पे मान लीजिए 0 मीटर पर सेकंड में था, यहाँ तक आते आते 2 मीटर पर सेकंड हो गया, तो ये विस्थापन हो गया, एक जगह से दूसरी जगह चली गई। तो यही किसी भी बॉडी में अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं, इसका एक मास है इसका, अगर इस पर हम फोर्स लगाते हैं तो ये विस्थापन करेगा। विस्थापन मतलब एक्सेलरेशन आ जाएगा उस बॉडी में, एक्सेलरेशन हो जाएगा तो ma के बराबर हो जाएगा, यानी कि कोई बॉडी है। अब इस तरह से कैसे पूछेगा? अगर मान लीजिए मास बढ़ा दिया गया तो क्या फोर्स बढ़ाना पड़ेगा? हाँ, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि F अगर बढ़ेगा, F ज़्यादा होगा, तो मास अगर ज़्यादा है, किसी बॉडी का वजन बहुत, मास ज़्यादा है, तो फोर्स भी ज़्यादा लगाना होगा। अब जैसे इसका उदाहरण क्या है? इस मार्कर को हिलाना, इस मार्कर को फोर्स लगाना आपके लिए आसान है, लेकिन इस मार्कर की जगह अगर हम बहुत बड़ा लोहे का ये घर लगा दें, इतना बड़ा मास लगा दें, तो इसको हिलाना बहुत मुश्किल है। तो जितना बड़ा मास होता जाएगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। अब ये आप छोटा सा दीवार है, इसको ये बोर्ड है, इसको हथौड़ी से तोड़ा जा सकता है, आराम से तोड़ा जा सकता है, क्योंकि इसका मास कम है, लेकिन इस पूरे घर को आप हथौड़ी से नहीं तोड़ सकते। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा। वैसे ही जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन भी होगा, यानी कि उतना ही ज़्यादा विस्थापन भी करेगा बॉडी। सिंपल सी बात है, आप जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, जितना तेज़ी से बॉल फेंकेंगे, उतना दूर तक जाएगा। अभी जैसे एक इससे एग्जाम्पल है, आप बता सकते हैं भाला फेंक में कौन ज़्यादा गोल्ड मेडल पाया है? उसने जितना दूर फेंका, जितना ज़्यादा फोर्स लगाया, इसीलिए तो उसका भाला 87.5 मीटर तक दूरी किया। 87.5 मीटर की दूरी तक उसने फेंका और गोल्ड मेडल लाया। कैसे? फोर्स लगाया उसने। जितना आदमी फोर्स लगाएगा किसी ऑब्जेक्ट में, उतना ही दूर जाएगा बॉडी। यही चीज़ बताता है दूसरा नियम। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लाया, ये भी एक एग्जाम्पल है। आप कमेंट करके बताइए और क्या क्या मेडल पाए हैं, और क्या क्या मेडल मिले हैं इंडिया को, कितने मेडल मिले हैं टोटल, और कितने स्थान पे रहा है। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, नहीं तो आप कमेंट करके बताइए इंडिया ने कितने मेडल पाए। तो फोर्स जितना होगा उतना ही एक्सेलरेशन होगा। अगर कोई बॉडी में फोर्स लगाएंगे जितना, उतनी ही दूर तक वो जाके विस्थापन करेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। ठीक है, दो चीज़ें बताई गई हैं। फोर्स किस पे डिपेंड करता है? मास में। फोर्स किस पे डिपेंड करता है? विस्थापन में। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा, जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना ही ज़्यादा विस्थापन होगा, यानी कि उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। ठीक है,
अब आते हैं इसका उदाहरण पे। इसका उदाहरण क्या है, अगर मान लीजिए क्रिकेटर है, क्रिकेटर ने एक छक्का लगाया और बाउंड्री में लगा हुआ इंसान उसको कैच करता है, तो आपने देखा होगा वो कैच ऐसे करता है, ऐसे आता है, कैच ऐसे करता है, थोड़ा सा हाथ नीचे हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसी की वजह से, क्योंकि उसकी बॉडी में जो बॉल का मास है वो तो कम है, लेकिन जब उसमें फोर्स लगा है तो वो क्या करता है, फोर्स उसको कैच अच्छा से पकड़ने के लिए क्या करना होता है, जैसे ये प्लेयर खड़ा हुआ है यहाँ पे बाउंड्री के पास, ये बाउंड्री है, इधर पे अगर खड़ा हुआ है तो वो अपना हाथ क्या करेगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकाएगा, बॉल आ रही है, बॉल आती है, उसका एक फोर्स लगता है, ऐसे कैच करता है, वो ऐसे कैच करता है। आपने देखा होगा हर एक फील्डर हमेशा कैच ऐसे करेगा, कभी भी ऐसे कैच नहीं कर लेगा, हाथ ऊपर करके कैच नहीं करेगा, हाथ नीचे आ जाएगा अपने आप। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेकंड नियम लगता है यहाँ पे। जब कैच करते हैं तो बॉल आ रही है, बॉल तो एक फिक्स मास है, लेकिन उसमें फोर्स लगा हुआ है पहले से, यहाँ से बैट्समैन ने मारा है, बॉल मारा है, बाउंड्री तक गया है, और यहाँ पे जब हाथ में आने वाला है तो हाथ ऐसे हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, वैसे ही डिपेंड करता है। एक और उदाहरण है कि अगर यहाँ पे मिट्टी का सरफेस है, मान लीजिए मिट्टी का सरफेस है, ग्लास गिरा तो ये टूटेगा नहीं, या कारपेट का होगा तो टूटेगा नहीं, क्योंकि इसका क्या होगा कि ग्लास का जो वो होगा, मास होगा, वो यहाँ पे कैप्चर कर लेगा, थोड़ा सा झुकाव हो जाएगा, ये बेंड हो जाएगा हल्का सा, क्योंकि गीली मिट्टी का सरफेस है तो टूटता नहीं है। लेकिन यही अगर आप पत्थर के में ग्लास अगर छोड़ देंगे तो चकनाचूर हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, मिट्टी से इसका मास ज़्यादा है, तो इधर पे अगर ग्लास गिरेगा तो टूट जाएगा, उधर ग्लास नहीं टूटेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा वो होगा। ठीक है, आते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा नियम सबसे इजी है, सबने सुना होगा कि हर एक क्रिया का प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, जितना क्रिया होगा उतनी ही प्रतिक्रिया होगी। किसी भी ऑब्जेक्ट है उस पर आप जितनी क्रिया लगाएंगे, जितनी क्रिया करेंगे उतनी ही प्रतिक्रिया आपको मिलेगी वापस में। जैसे कि यही है, जितनी आपने क्रिया लगाई उतनी प्रतिक्रिया मिली आपको। आपने यहाँ से फोर्स लगाया, यहाँ से तो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे क्या है, हवा का फोर्स लग रहा है। नॉर्मल गाड़ी खड़ी है, साइकिल खड़ी रहती है ना, तो एक जगह ही खड़ी रहती है। कभी आपने देखा है कि आगे चली जाती है? नहीं जाती है। अब कब तक ढलान में अगर होगा तो ही जाएगा, वो भी मैंने आपको समझा दिया ढलान में क्यों जाता है। अगर यहाँ पे कोई हवा चल रही है तो उसके बराबर की एक फोर्स यहाँ पे भी लगेगी, हवा की अगर फोर्स लग रही है तो उसके बराबर की फोर्स यहाँ लगेगी, इसको स्टेबल रखेगी। तो अगर आप मुक्का मारेंगे दीवार पे तो आपके खून निकलता है। ऐसा क्यों निकलता है? क्योंकि आपने तो मुक्का मारा, खून नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी एक फोर्स आपको दे दिया बदले में। ठीक है, आप किसी को एक बार थप्पड़ मार के देखिएगा, सामने वाला भी थप्पड़ मार देगा आपको। तो ये क्रिया का प्रतिक्रिया होती है, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। तो ये थर्ड नियम बताया। अब इसका उदाहरण कैसे पूछता है, देखिए आपने वो रॉकेट देखा होगा ना, दिवाली में उड़ाते हैं। यहाँ पे बोतल रहता है, एक बोतल बनाते हैं, बोतल में रखते हैं। इसमें होता क्या है, यहाँ पे एक छुरछुरी लगी रहती है, इसमें आप जलाते हैं तो इसके अंदर से गैस जो होती है वो नीचे की तरफ आती है। गैस जो होती है वो नीचे की तरफ आती है, फोर्स ऑफ गैस। तो ये क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है। रॉकेट क्या ऊपर की तरफ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैस अगर नीचे अगर प्रतिक्रिया हो रही है, नीचे फोर्स लग रहा है, तो उसके बराबर का फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। इसीलिए इसको ऐसे हमेशा खड़ा करके लगाते हैं, ऊपर चला जाता है। ठीक है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, एक फोर्स ऑफ गैस लगता है, गैस नीचे निकलती है और ऊपर रॉकेट चली जाती है। तो इसमें कौन सा नियम लगता है? न्यूटन का तीसरा नियम लगता है। ठीक है, यहाँ पे न्यूटन का तीसरा नियम लगता है। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया होगा तीनों नियम क्या क्या है। तो सबसे पहला नियम क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करेगी, अगर मोशन में तो मोशन में रहना पसंद करेगी। दूसरा क्या पता चला, फोर्स क्या होता है, फोर्स अगर कोई बॉडी स्थिर है तो अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो मूविंग में आ जाती है, और अगर कोई मूविंग है अगर उसमें फोर्स लगाते हैं तो वो रेस्ट में आ जाती है। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखिए एक और उदाहरण अगर आपसे पूछा जाए, अब उदाहरण की बात करें कि अगर मान लीजिए कोई साइकिल है, अगर साइकिल है, अगर ये चल रही है
तो पैडल मारते हैं आप तो ये गाड़ी चलती है, लेकिन पैडल रोकते हैं तो क्या गाड़ी रुक जाती है तुरंत? नहीं रुकती है। क्यों नहीं रुकती है? क्योंकि इसमें कौन सा नियम लग रहा है, न्यूटन का कौन सा सिद्धांत लग रहा है, इसमें दूसरा सिद्धांत लग रहा है, न्यूटन का दूसरा लॉ लग रहा है। क्योंकि वो क्या बोला था कि अगर हम फोर्स देंगे तो एक्सेलरेशन भी उतना ही मिलेगा हमको, अगर हम फोर्स देंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, तुरंत ही स्टॉप नहीं होगा, तुरंत गाड़ी स्टॉप नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक फ्रिक्शन फोर्स से छोटा नहीं हो जाएगा तब तक वो रुकेगा नहीं गाड़ी, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स जब तक बड़ा ना हो जाए एक्सेलरेशन से तब तक गाड़ी रुकेगी नहीं। ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है, यानी कि घर्षण का नियम लग रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और घर्षण का नियम, जब तक ये बड़ा नहीं हो जाएगा एक्सेलरेशन से तब तक गाड़ी नहीं रुकेगी। आप गाड़ी चला रहे हैं और पैडल एकदम से एकाएक रोक देंगे तो गाड़ी रुकती नहीं है तुरंत, गाड़ी थोड़ी दूर जाके ही रुकती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तक एक्सेलरेशन का स्पीड फ्रिक्शन फोर्स से कम नहीं होगा तब तक नहीं रुकेगी, ठीक है। अब ज़्यादा डीप तो हमको नहीं पढ़ना है, हमको उदाहरण देता है और पूछता है कि पहला नियम से है कि दूसरे नियम से कि तीसरे नियम से, ऐसा लिखा रहता है। अब आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की तरफ, जो अस्पर्श होती है, स्पर्श नहीं करना पड़ता है। ये भी, इसके भी जन्मदाता न्यूटन है। इन्होंने भी 3 फोर्स और बताए हैं जो कि नॉन कॉन्टैक्ट होते हैं। पहला है ग्रेविटेशन फोर्स, अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी 2 बॉडी है, उसका अगर मास है तो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। क्या मैंने क्या बोला? कि पूरे ब्रह्मांड में कोई भी 2 बॉडी है, अगर उसके अंदर मास है तो उसके अंदर जो लगने वाले, जो उन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। जैसे कि अर्थ है, अर्थ में आप खड़े हुए हो तो ये आपके अंदर भी मास है और अर्थ का भी मास है, ठीक है, अर्थ का भी मास है। इन दोनों के बीच में क्या ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। यही चीज़ एक अर्थ है, एक चांद है, इसका भी मास है और इसका भी मास है, मास ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ, इन दोनों के बीच में मास है, तो इसके अंदर इन दोनों के बीच में भी एक ग्रेविटेशन फोर्स होगा, तभी तो वो चक्कर लगाता रहता है। सूरज के चक्कर क्यों लगाता है? एक फिक्स्ड रेशियो पे चक्कर लगाता रहता है, घूमता रहता है। तो ऐसा क्यों? ग्रेविटेशन फोर्स के कारण एक धुरी पे चक्कर लगाता रहता है, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे चक्कर लगाता रहता है। ऐसे सूरज भी है, सूरज और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स लगा है, इसीलिए अर्थ जो है सूरज के चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसके बाद सामने वाला उसके तरफ अट्रैक्ट होता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ बताया ग्रेविटेशन फोर्स में। इसका अगर आपसे पूछा जाए कि क्या क्या होता है तो सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। F बराबर होता है G, यही है ग्रेविटेशन फोर्स, मास ऑफ बड़ा इंटू मास ऑफ छोटा अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो क्या बोला है उन्होंने बोला है कि ग्रेविटेशन फोर्स किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटेशन फोर्स मास पे डिपेंड करता है, जिसका वजन ज़्यादा है उसी पे। वेट पे कभी भी असर नहीं करता है, याद रखिएगा। जी की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, इसीलिए जी की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। जी की मान क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, ये याद करना है आपको। दूसरा, इसकी यूनिट क्या होगी? तो यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आपसे पूछा जाता है क्या है यूनिट? एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मान क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, ये हमेशा फिक्स रहती है ग्रेविटेशन फोर्स। दूसरा क्या फोर्स बताया इन्होंने दूसरा फोर्स बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब ये क्या होता है? ये बोलता है कि अगर 2 निगेटिव चार्ज हैं वो क्या करेंगे? एक निगेटिव एक पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और एक पॉजिटिव एक निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। निगेटिव और निगेटिव आपस में रिपेल करेंगे, यानी कि ये दूर भागेगा, और निगेटिव होगा तो ये भी दूर भागेगा, ये दोनों आपस में। 2 पॉजिटिव अगर सेम साइन होंगे ये दोनों आपस में दूर भागेंगे, ठीक है, ये बताया। ऐसा ही है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या है? 2 पोल, यानी कि उन्होंने क्या बताया? अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कर दें तो क्या बताया उन्होंने कि अगर मैग्नेटिक फोर्स होगा तो यानी कि ये नॉर्थ पोल है
ये साउथ पोल से अट्रैक्ट होगा, अगर साउथ पोल है तो ये नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट होगा, और अगर नॉर्थ पोल है और यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है, ये दोनों आपस में रिपेल होंगे, ये इधर भागेगा ये इधर भागेगा। वैसे ही अगर ये साउथ हो जाएंगे तो ये भी इधर भागेगा, अगर यहाँ पे भी साउथ है तो इधर भागेगा। तो सेम साइन के रिपेल करेंगे और डिफरेंट साइन के अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। ठीक है, तो इतनी से साधारण सी बात बताया। अब देखते हैं आगे लास्ट टॉपिक। अब देखते हैं ग्रेविटी। अब ये ग्रेविटी ग्रेविटेशनल से अलग कैसे है? ये ग्रेविटी क्या है? स्मॉल जी, छोटा जी, इसको छोटे डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये होती क्या है? तो भैया स्मॉल जी क्या होता है कि इसको कैसे करते हैं, देखिए कोई एक फोर्स है, उसके ऊपर क्या लग रहा है? एम लग रहा है, और एक जी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एम ए लिखा था अभी हमने, तो यहाँ से एम जी लग रहा है। दूसरा एक फोर्स है, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है एम अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर इसको हम काटेंगे तो यहाँ से एफ एफ कट जाएगा और ये बचेगा एम जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये एम कट जाएगा, यानी कि मास पे डिपेंड नहीं करेगा, और यहाँ से इसके बीच में आ जाएगा रिलेशन। ठीक है, G इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि ये जो स्मॉल जी है ग्रेविटी है, ये कहाँ पे लगेगी? अर्थ में। अगर किसी अर्थ के मास पे डिपेंड करेगी, इंसान के मास पे डिपेंड नहीं करती है। छोटी जी का मान जो है वो अर्थ के मास पे डिपेंड करता है। कोई भी बड़े ऑब्जेक्ट है जहाँ पे आप खड़े हैं, अगर मून में खड़े हैं तो मून के मास पे डिपेंड करेगा, आपके मास पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया? अब इसका मान क्या होता है देखते हैं। जी की वैल्यू क्या होती है? सबसे पहले होती है जी की वैल्यू 9.8। ठीक है, क्या होती है? 9.8। ठीक है, अब यूनिट निकालेंगे तो क्या आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इंटू केजी अपॉन मीटर स्क्वायर। तो ये कट गया केजी, तो 1 केजी कट गया, तो न्यूटन अपॉन केजी आ गया। 9.8 न्यूटन। ठीक है, क्या आ गया? 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन। ठीक है, 9.8 न्यूटन आ गया। ठीक है, 9.8 न्यूटन, ये एक फिक्स वैल्यू है। ठीक है, ये एक फिक्स वैल्यू है। अब देखिए जी के बारे में और थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा, ये रहा इक्वेटर, ये अर्थ का इक्वेटर है। तो अब बताइए इक्वेटर में जी का मान क्या होगा और पोल पे जी का मान क्या होगा, और सेंटर एक इसके जो पूरा सेंटर है, यहाँ सेंटर में जी 0 हो जाता है। पोल पे सबसे ज़्यादा होता है, इक्वेटर पे सबसे कम होता है। याद रखिएगा ये चीज़, इक्वेटर में कम होता है, पोल पे ज़्यादा होता है, और सेंटर पे 0 हो जाता है ये जी का मान। तो जी का मान कभी फिक्स नहीं है, लेकिन बड़े वाले जी का मान फिक्स होता है। तो आपसे पूछेगा ग्रेविटी का मान क्या फिक्स रहता है? नहीं, वो हर एक जगह पे स्थिति में बदलता रहता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे अर्थ में रहेंगे तो 9.8 लगेगा आपके ऊपर, और अगर मून पे चले जाएंगे तो 1/6 हो जाएगा। मून के अगर बात करेंगे तो 1/6 हो जाएगा अर्थ के मुकाबले। ठीक है, आपका 1/6 हो जाएगा, और हर जगह बदलता रहता है, परिवर्तनशील है। स्मॉल की ग्रेविटी की वैल्यू परिवर्तनशील है, लेकिन बड़े वाले जी का वैल्यू फिक्स रहता है। ठीक है, अब आते हैं कुछ और जानकारी जो कि लास्ट करते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है मास ऑफ अर्थ कितना है, अर्थ का मास कितना है? तो ये याद रख लीजिएगा 5.96 इंटू 10⁻²4 kg, इतना किलोग्राम है। ठीक है, अब आपसे पूछेगा रेडियस कितना है, तो 6.37 इंटू 10⁻6। ठीक है, इतना रेडियस है, यानी कि मीटर है, इतना मीटर है। अब आपसे पूछेगा मास ऑफ मून कितना है, मून का मास कितना है, तो 7.36 इंटू 10⁻22 kg। अगर आपसे पूछेगा रेडियस कितना है इसका, रेडियस ऑफ मून कितना है, तो आपसे पूछेगा 1.75 इंटू 10⁻6 मीटर।
तो ये आपके सारे डेटा हैं जो कि याद करने पड़ते हैं। मास ऑफ अर्थ पूछेगा तो 5.96 इंटू 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है तो 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। अगर आपसे पूछेगा मास ऑफ मून कितना है तो 7.36 इंटू 10⁻22। और अगर आपसे पूछेगा रेडियस ऑफ मून कितना है तो ये कितना है। अब आपसे कुछ और पूछेगा कि ग्रेविटी बड़े जी की वैल्यू क्या है 6.37 इंटू 10⁻11। न्यूटन, इसका यूनिट क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये ऐसा यूनिट है। आपसे पूछेगा स्मॉल जी की वैल्यू क्या है 9.8 है। आप एक और चीज़ पूछता है आपसे 1 kgf की वैल्यू क्या है। kgf क्या है इसकी MKS यूनिट है। ये न्यूटन है और ये क्या है MKS। ये न्यूटन है और ये वेट की है तो इसका क्या होगा 9.8 न्यूटन। 1 kgf बराबर होता है 9.8 न्यूटन। लेकिन अगर 1 gf पूछ जाएगा तो ऐसे याद कर लीजिए 1 gf कितने बराबर होती है 980 डायन के बराबर होती है। कितने 1 gf, एक गर्लफ्रेंड आपकी 980 डायन के बराबर है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा 980 डायन। डायन मत बोल दीजिएगा, डायन होता है ये, लेकिन हमने याद करने के लिए डायन याद किया। 1 gf किसके बराबर होती है 980 डायन के बराबर। तो 980 डायन क्या है, ये डायन क्या है फोर्स का यूनिट है। ये फोर्स का यूनिट है डायन, CGS यूनिट है, ठीक है। और kgf क्या है MKS यूनिट है। gf क्या है MKS यूनिट है। डायन फोर्स का यूनिट है, ठीक है। ये न्यूटन फोर्स का यूनिट है, ठीक है। फोर्स का यूनिट ये होता है किसमें SI यूनिट में, और CGS यूनिट में डायन होता है। तो 980 डायन के बराबर होता है। तो ये याद रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। 1 नंबर में पूछ लिया जाएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा 1 gf बराबर कितना फोर्स होता है तो 980 डायन होता है, ठीक है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को और प्रोत्साहन दीजिए। 1K सब्सक्राइबर बहुत दूर नहीं है, प्लीज़ करिए। धन्यवाद।